गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया मेरे इस प्यारे लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जो है हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सैटेलाइट जो डीएनए है और सैटेलाइट डीएनए की क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे लाइक मैनी सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। और जो माइक्रो सैटेलाइट है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसी सैटेलाइट डीएनए के बेस पर जो है हम आज एक बेहतरीन टेक्निक को स्टडी करने वाले हैं, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो आई होप आपको सभी को समझ में आएगा। और नीट के पॉइंट ऑफ से ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जहां पर हर साल जो है टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए, सभी का स्वागत है। और आज जो है हम डीएनए टेक्निक के बेसिक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ये डीएनए टेक्निक क्या है, किसने डिस्कवर किया है, और क्या इसकी एप्लीकेशन है, इन सभी चीजों को हम एक छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम से समझ में आ रहा है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक प्रिंट होता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी जैसे हम नॉर्मली जनरली प्रिंट का यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति का अपना एक प्रिंट होता है। वैसे के वैसे हर एक व्यक्ति का अपना एक जीनोम होता है, उसमें कुछ सीक्वेंस होती है डीएनए की, जो कि सभी जो ह्यूमन बींग है उनकी पॉपुलेशन में वो क्या होती है, वेरी करती है। तो इसी वेरिएशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई क्रिमिनल है या कोई इन्वेस्टिगेशन है, लाइक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या पैटर्निटी या मैटरनिटी कोई जो रिलेटेड कोई क्राइम है, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम थोड़ा अच्छे समझते हैं कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, चार अलग अलग लोग बताए हैं, और इन चारों लोगों का अपना अपना एक प्रिंट होता है। आप समझ सकते हैं कि थंब प्रिंट आप देख रहे हैं, तो यहां पर थंब प्रिंट सबका अलग अलग है। तो उसी बेस में मैं आपको बता रहा हूं कि थंब प्रिंट जैसे ही सबका अलग अलग होता है, वैसे वैसे हर व्यक्ति का अपना एक डीएनए होता है, और उस डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो वेरी करता है, वो मैच नहीं होता। तो इसी रिपीटेटिव सीक्वेंस के बेस पर जो मैच नहीं हो पा रहा है, उसी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। तो हम समझते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग का मीनिंग क्या होगा। तो एवरी पर्सन हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। ये आप देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति का अपना एक प्रिंट होता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक प्रिंट है। इस प्रिंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति सिमिलर नहीं है, क्योंकि इस प्रिंटिंग के समान, यूनिक फिंगरप्रिंट के समान हमारी बॉडी में डीएनए होता है, और डीएनए में भी कुछ सीक्वेंसेस होती है जो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एवरी पर्सन also has a unique DNA सीक्वेंस। मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे यूनिक फिंगरप्रिंट होती है, वैसे के वैसे यूनिक डीएनए पैटर्न भी होता है, डीएनए की सीक्वेंस भी होती है, जो क्या होती है, सब में अलग अलग होता है, एक्सेप्ट टू आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को आप छोड़ दें तो सबके अंदर ये सीक्वेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो नो टू पीपल हैव द सेम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दुनिया में ऐसा कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनके पास डीएनए की सीक्वेंस क्या हो, सेम हो। तो ये बात आपको समझ में आई। तो सबके पास अपना एक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे कि वैसे ही सबके पास अपना एक पर्टिकुलर डीएनए होता है, एक्सेप्ट टू किनको, आइडेंटिकल ट्विन को छोड़ दे तो कोई भी दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जिनका डीएनए जो है वो मैच होता हो। चले, तो एनालिसिस या एनालाइजिंग डीएनए ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हम दो लोगों का अलग अलग डीएनए को क्या कर सकते हैं, या लोगों की बात करें तो उनका क्या कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस सर्च कर सकते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि 99% जीनोम जो होता है सभी इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है, सभी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, वो 99% जीनोम जो होता है सेम होता है, लेकिन 0.1% जो डीएनए होता है वो अलग होता है। और इसी डिफरेंस के बेस पर, इन्हीं डिफरेंस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई कि फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो डीएनए के बेस में, डीएनए पर प्रेजेंट जो 0.1 डिफरेंस होता है उसके बेस पर फाइंडिंग करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। चले, तो ऑलरेडी हम कल सैटेलाइट डीएनए के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने
एसटीआर और वीएनटीआर के बारे में पढ़ा था। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स जो होते हैं डीएनए के अंदर हो सकते हैं, एसटीआर भी हो सकता है। तो यहां पर आप क्रोमोसोम नंबर, जो कि ऑलरेडी मैंने लेक्चर में कल बताया था, जहां पर आपने देखा था कि एटीजी और एटीजी की जो सीक्वेंस है ये एसटीआर है। ये क्या सीक्वेंस थी? ये एसटीआर सीक्वेंस थी। कौन सी सीक्वेंस थी? एसटीआर सीक्वेंस थी। और यहां पर आप देख रहे हैं ये कौन सी सीक्वेंस थी? ये वीएनटीआर सीक्वेंस थी। कौन सी थी? वी वीएनटीआर वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट वाली सीक्वेंस थी। इनके बारे में हमने देखा था। तो हर एक व्यक्ति, सपोज कीजिए ये कोई ए पर्सन है, ये कोई बी पर्सन है, ये कोई सी पर्सन है, तो तीनों पर्सन के अंदर जो एसटीआर की सीक्वेंस है वो अलग अलग होती है और वीएनटीआर की जो सीक्वेंस है वो भी अलग होती है। हो सकता है एसटीआर किसी के अंदर 2 बार हो, रिपीट हो रहा है, किसी के बार 5 टाइम हो रहा है, किसी के पास 9 टाइम हो रहा है, किसी के पास हो सकता है 10 टाइम हो जाए। वैसे वैसे वीएनटीआर भी जो है वो अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या होता है, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होता है, नंबर उनका अलग अलग होता है। तो यहां तक की बात हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। चले, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? एक टेक्निक है। क्या डिटरमाइन करती है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमाइन करती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सम स्पेसिफिक। क्या सर्च कर रहा है? क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। डीएनए में कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है, वहां की जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कौन? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जो कि कैसी होती है? यूनिक टू ईच ह्यूमन बीइंग। जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होगी? ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होगी? यूनिक होगी। तो यहां तक की बात क्लियर है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट जो यूनिक सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करता है, वहां की न्यूक्लियोटाइड को डिटरमाइन करता है। तो दिस स्पेसिफिक रीजन मैंने कल भी क्वेश्चन आपको बताया था ये, कि ये ऐसी कोई सीक्वेंस है जो क्या हो रही है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। इन्हीं सीक्वेंस को क्या कहते हैं? हम रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। और इन्हीं रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम दूसरा नाम वीएनटीआर भी कह सकते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और इन्हीं के बेस पर क्या होता है? इन्हीं के बेस पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं और दो व्यक्ति के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेटिव सीक्वेंस है, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होती है? स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है सेवरल टाइम्स। ये बात आपको याद रखना है। एक व्यक्ति के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए में एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन इनका नंबर जो होता है पर्सन टू पर्सन क्या होता है? चेंज होता है। हो सकता है मेरे अंदर जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है आपके अंदर वो 10 टाइम हो, 15 टाइम हो, 8 टाइम हो, कुछ भी नंबर सीक्वेंस जो है वो हो सकता है। तो ये स्ट्रेस है, स्मॉल डीएनए का स्ट्रेस है, जो क्या होता है कि रिपीट होता रहता है और इनकी सीक्वेंस जो है वो क्या होती है? नंबर में वेरी करता है। तो दीज आर दी शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स इन द डीएनए वेरी इन नंबर इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अलग अलग व्यक्ति के अंदर इनका नंबर जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ये ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर अपना एक पर्टिकुलर डीएनए है, उस डीएनए में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है जिनका जो रिपीटेशन जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है। तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस सो हाई डिग्री ऑफ क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? कि हर व्यक्ति के अंदर अपना अपना एक सीक्वेंस है जिसके कारण ये पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है इनका नंबर का जो होना, क्या होना? डिफरेंट होना। नंबर की जो नंबर है इन सीक्वेंस का वो अलग अलग होना क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लियर है यहां तक की बात समझ में आ गई? चले, अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक बेहतरीन टेक्निक हो गई, जिसको जिसको आइडेंटिफाई करने वाले या जिसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? अलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट थे, जो आप देख रहे हैं यहां पर। ये अलेक्स जेफरी है
और ये अपने एक्सपेरिमेंटल बेस पर जो इनके द्वारा जो एक्सरे जो ग्राफी बनाई गई है ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, जो एक्सरे बनाया गया था, वो उस उनका वो स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या डिस्कवर किया, सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, अलेक्स जेपरी। तो आपको याद रखना है, यदि साइंटिस्ट के नेम पर जो क्वेश्चन पूछा जाए तो अलेक्स जेपरी का नाम याद रखना है, क्योंकि हम आज ऐसी टेक्निक पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ से, और इस पर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स डीएनए। किसी व्यक्ति के डीएनए को आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और कंपेयर डीएनए टू इंडिविजुअल्स, और दो लोगों के डीएनए को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अब दो अलग अलग व्यक्ति के डीएनए को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्स जेपरी। चले, अब बात करते हैं हम इस टेक्निक की। तो ये टेक्निक जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम आज स्टडी कर रहे हैं, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो किस बेस पर डिपेंड है, ये डिपेंड होती है किस पर, आरएफएलपी। आरएफएलपी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है, यहां से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आरएफएलपी का फुल फॉर्म क्या है, रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये इस पर डिपेंड होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसी के बेस पर वो क्या करता है, आइडेंटिफाई कर सकता है दो अलग अलग व्यक्ति को। दो यदि इंसान अलग अलग हैं तो उनमें क्या डिफरेंस पता करना है, तो हम इसी के बेस पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं ये आरएफएलपी क्या होता है। आरएफएलपी क्या होता है, देखिए यहां पर ये कोई पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है, ये कोई डीएनए है, और डीएनए में डीएनए को सबसे पहले, ये आप देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये कौन है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये आपको पता है, इंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम होते हैं। और इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। और इन मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और इस डीएनए को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, उन रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम कट कर रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ में आ गया कि ये एंजाइम डीएनए को केवल उसी जगह से कट करेगा जहां पर उनको ये सीक्वेंस मिलेगी, जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो यहां तक का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, इस डीएनए को पर्टिकुलर जगह से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और बना देंगे क्या, फ्रेगमेंट। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये आपको क्या दिख रहा है, ये डीएनए के क्या है, फ्रेगमेंट्स है। ये क्या है, फ्रेगमेंट। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ में आया, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है एंजाइम, वो एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक जगह से कट करेंगे और उनके क्या बना देंगे, फ्रेगमेंट बना देंगे। तो ये क्या है, फ्रेगमेंट है। ये आप देख रहे हैं, हो सकता है ये 3 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो, ये 1 2 3, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, और 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग सीक्वेंस है। तो आप देख रहे हैं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या कर दिया, फ्रेगमेंट बना के दे दिए। और दूसरी बात देखेंगे तो हर एक फ्रेगमेंट का अपना क्या होता है, लेंथ होता है। तो इच फ्रेगमेंट हैव डिफरेंट लेंथ। लेंथ का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो लेंथ लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनाए हैं, टुकड़े बनाए हैं, हर एक टुकड़े की अपनी क्या होती है, लेंथ होती है। और इस लेंथ को आप देखोगे तो इस लेंथ में एसटीआर और वीएनटीआर, वीएनटीआर, एसटीआर एंड वीएनटीआर, एसटीआर एंड वीएनटीआर का नंबर जो होता है, ये रिपीटेशन कितनी बार होगा, ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ एसटीआर, या बोल सकता हूं वीएनटीआर, एसटीआर, रिपीटेशन ऑफ वीएनटीआर इज हेल्प इन, या बोल सकते हैं वीएनटीआर हेल्प इन डिटरमाइन डिटरमाइन पॉलीमॉर्फिज्म,
तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि आरएफएलपी का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करेगा, कुछ सेगमेंट बनाएगा जिनकी लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। उन लेंथ वाले छोटे या बड़े सेगमेंट में अंदर जो एसटीआर और वीएनटीआर होता है उनका रिपीटेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, और इन रिपीटेशन के अलग अलग होने को ही हम क्या कहते हैं, पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा ये याद रखना है कि सबसे पहले हमको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, हमको एक सिस्टमेटिक तरीके में जाना पड़ेगा। और डीएनए आइसोलेशन की स्टेप में ऑलरेडी जो है वो पिछले लेक्चर में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्रामेटिक हेल्प की तरह से मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो आज जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रोसीजर क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप कल का लेक्चर जो है आपको आपके लिए आज के लेक्चर को समझने के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए, अब बात करते हैं स्टेप्स की। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है उसमें क्या क्या स्टेप होगी। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए आइसोलेशन करना पड़ेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के तरह समझते हैं। सपोज कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका मर्डर हो चुका है, और जिसका मर्डर हो गया है वहां पर यदि कोई दूसरे व्यक्ति मिले, अदर कोई दो पर्सन मिल जाए जिन पर डाउट हो सकता है, तो इस ऐसे सस्पेंस वाले क्राइम में हम क्या कर सकते हैं, हम इस टेक्निक का हेल्प करके जो जो जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उसका डीएनए सैंपल हम इन दोनों जिस पर हमको शक है उन दोनों लोगों से क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, और इसी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो मर चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसका मर्डर हो चुका है, उस व्यक्ति का डीएनए भी लेना पड़ेगा। और जिन दो अलग व्यक्तियों पर हमारे पास हमको जो शक है, डाउट है, उन लोगों का भी क्या करना पड़ेगा, डीएनए आइसोलेशन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक सिक्वेंशियल प्रोसेस चलेगी, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना पड़ेगा, और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद उसका सदर्न ब्लोटिंग करवाएंगे, और लास्ट में उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। और देन उसका आडो रेडियोग्राफी के थ्रू हम क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। तो ये 6 स्टेप है। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन कर लेंगे डीएनए का, तो उसके बाद रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाएंगे, और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाने के बाद हम उसका अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे ताकि डीएनए को हम विजुअलाइज कर सके। सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक के बाद हम उन पर स्पेशल टाइप की प्रोन अप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइज करने के बाद उसको ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इन स्टेप को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का मर्डर हो चुका है और वहां पर हमको इन दो व्यक्ति पर क्या जा रहा है, इंडिविजुअल्स पर क्या जा रहा है, शक जा रहा है। तो मान लो कोई ये पर्सन ए है और ये कोई पर्सन बी है, हमको इन दोनों पर शक है, इन दोनों पर शक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के बॉडी से हमको क्या निकालना पड़ेगी, सेल निकालना पड़ेगी, और इस व्यक्ति से भी हमको क्या करना पड़ेगी, सेल निकालना पड़ेगी। और इन दोनों व्यक्ति की कौन सी सेल ले रहे हैं आप, कोई सी भी बॉडी सेल ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल ले सकते हैं, चिक सेल ले सकते हैं, स्पर्म ओवम ले सकते हैं, कोई भी बॉडी की सेल हो उनको हम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों पर्सन की बॉडी से क्या निकाल लिया, सेल निकाल लिया, और सेल को रिमूव करने के बाद इसको एक ऐसे सोल्यूशन में डाला था, एक ऐसे सोल्यूशन में डाला जहां पर क्या है, एसडीएस है। यहां पर क्या है, एसडीएस है। क्या है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ये एसडीएस है। क्या है, एसडीएस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। तो आपको कल मैंने बताया था सोडियम डोडेसाइल सल्फेट क्या करेगा, सेल को लाइसिस कर देगा। क्या कर देगा, सेल की लाइसिस कर देगा, और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको बाहर लेके आ जाएगा। इसके अलावा कल हमने ये भी देखा था कि इस सेल को अब हम क्या करेंगे, एक ऐसे सोल्यूशन में डालेंगे जहां पर क्या हो, अलग अलग तरह के एंजाइम हो। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेज हो, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज हो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज हो। तो इसके कारण क्या होगा, अलग अलग जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हमने वो एंजाइम नहीं ऐड किया जो डीएनए को डाइजेस्ट करे, क्योंकि हमको डीएनए को आइसोलेट करना है। इसलिए हमने क्या किया, यहां पर क्या किया, रिमूवल ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएस, प्रोटीएस नाम के प्रोटीएस
जो नाम का एंजाइम है उसको लेंगे, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएस नाम का एंजाइम यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज नाम का एंजाइम यूज करेंगे। अब ये क्या करेंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे और हमारे पास केवल बचेगा कौन, डीएनए। तो अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए का क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन करवाएंगे, और इसके लिए हमको क्या लगेगा, चिल्ड इथेनॉल। क्या लगने वाला है, चिल्ड इथेनॉल का यूज करेंगे। और चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, चिल्ड इथेनॉल में डीएनए के फाइबर जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, वो अरेंज हो जाएंगे। तो यहां तक आप देख रहे हैं कि ये थ्रेड लाइक डीएनए है। अब थ्रेड लाइक डीएनए हमारे पास चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद मिल गया है, तो हम ये टेक्निक दो है दोनों पे अप्लाई करेंगे। पर्सन जो ए है उस पर भी हम अप्लाई करवा रहे हैं, और पर्सन बी जो है वहां पर भी अप्लाई हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहां पर ये होगा कि अब हमारे पास जो डीएनए आ चुका है, जो थ्रेड के फॉर्म में दिख रहा है, थ्रेड के फॉर्म में दिख रहा है, अब इस थ्रेड के फॉर्म में जो डीएनए दिख रहा है उसको हम एक ग्लास की रोड की हेल्प से क्या कर लेंगे, ग्लास की रोड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ग्लास रोड। ये क्या है, ग्लास की रोड है, ये ग्लास रोड है। ग्लास रोड की हेल्प से आप क्या करेंगे, ये आप दिख रहे हैं, ये इसको क्या बोलेंगे, ग्लास रोड बोलेंगे। इस ग्लास रोड की हेल्प से क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो इसी को कहते हैं स्पूलिंग। इसको क्या कहते हैं, स्पूलिंग। ग्लास रोड की हेल्प से उसको थोड़ा घुमाएंगे, तो घुमाने पर क्या होगा, ग्लास पर जो है वो डीएनए के जो थ्रेड है वो क्या हो जाएंगे, लपेट व्रेपिंग हो जाएगी, लपेटे में आ जाएंगे उनके, या उनकी व्रेपिंग हो जाएगी, जिसके कारण वो हमको उनको आइसोलेट करके हम क्या कर सकते हैं, उनका देन फर्दर स्टोरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनको देन स्टोरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उनको फिर देन क्या कर लिया, स्टडी के लिए हमने स्टोर कर लिया। तो ये है प्रोसेस ऑफ डीएनए आइसोलेशन की। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर फॉलो होगी उस व्यक्ति के लिए भी जिसका मर्डर हो चुका है। अभी हमको जिन पे शक है उनका डीएनए निकाला है, तो सिमिलरली यही फॉलो होगा किसके लिए, उस व्यक्ति के लिए भी, या उस सस्पेंशन वाले व्यक्ति पर जिसका मर्डर हो चुका है, वो जिसका डेथ हो चुका है, उस पे भी हम ये प्रोसीजर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहां पर क्या हो करेंगे, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, हमने डीएनए को निकाल लिया। अब डीएनए पर हम क्या करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे। तो देखिए, ये कोई पर्सन ए था, इस ए व्यक्ति से हमने डीएनए को निकाल लिया। ये क्या है, प्योर डीएनए। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये प्योर डीएनए है, इस व्यक्ति का है, ये इस व्यक्ति का है। तो प्योर डीएनए हमने क्या कर लिया, ए और बी दोनों से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए पर अप्लाई करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या अप्लाई करने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शन। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये जो डीएनए है, ये डीएनए, ये इस ए वाले व्यक्ति का कलर का जो डीएनए दिख रहा है वो रेड कलर से बताया है, और इस बी वाले व्यक्ति का डीएनए जो है ये अलग कलर से बताया है। तो इन डीएनए पर हम क्या अप्लाई करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस अप्लाई करेंगे। और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आपको पता है कि ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को कट कर देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद दूसरी मेथड यूज की, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब ये होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या करने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम उस डीएनए को क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास क्या आ गए, अब हमारे पास क्या आ गया, डीएनए डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। ये क्या आ गए, डीएनए फ्रेगमेंट्स है। और आप देख रहे हैं ये भी डीएनए फ्रेगमेंट्स है और ये भी डीएनए फ्रेगमेंट्स है। तो ये फ्रेगमेंट जो है रेड कलर वाले ए पर्सन के हैं, और ये जो अलग कलर से दिख रहे हैं ये कौन से पर्सन के हैं, बी पर्सन के। तो आप देख रहे हैं ये डीएनए है, और मॉलिक्यूलर सीजर वाले जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ देखिए, और इसकी लेंथ देखिए। तो सब डीएनए जो डीएनए का जो सेगमेंट है, डीएनए के जो टुकड़े हैं, इनकी लेंथ जो होती है वेरी करता है। तो यहां तक की बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, नाम से समझ में रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, आइसोलेटेड डीएनए इज डाइजेस्टेड। जो हमने डीएनए को आइसोलेट किया है, ये जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है, इसका क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। किसके द्वारा, विथ एंजाइम जिसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। क्या नाम है उस एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को ही हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। और इसी
मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए, डीएनए को डाइजेस्ट कर देंगे और क्या करेंगे, इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। अब देख रहे हैं ये मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन गए, उनको डाइजेस्ट करने के बाद उनके मल्टीपल फ्रेगमेंट बना दिए और इन्हीं मल्टीपल फ्रेगमेंट की स्टडी करना क्या कहलाता है, ये इन्हीं की जो जो डाइजेशन करने की वाली जो प्रोसेस है, टुकड़ों में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं, हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइजेशन। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डीएनए सैंपल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐड करके उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो क्या आपको समझ में आया, क्या रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन की प्रोसेस समझ में आई, जो हम स्टेप बाय स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फिंगर प्रिंटिंग जो टेक्निक है उसको स्टडी कर रहे हैं। देन हमारे पास अब क्या हुआ, देखिए बेटा आपको थोड़ा स्टेप वाइज मैनर में समझना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया। कहां से आइसोलेट किया, पर्सन ए से किया, पर्सन बी से किया, और जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है वहां से भी डीएनए आइसोलेट किया। फिर डीएनए आइसोलेट करने के बाद हमने उसका क्या किया, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया। अब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है कि जो हमने अभी डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स की लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, इनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को चार्ज और उनके साइज के बेस पर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट के फॉर्म में है, सब एक तरह से रखे हुए हैं और इनका साइज शेप जो है वो अलग अलग है, लेकिन इनको यदि हमको अलग करना है तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में आप देख रहे हैं यहां पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की क्या है, ये ट्रे है, और इस ट्रे के अंदर क्या रखा गया है, बफर भर दिया गया है, टीएई बफर भर दिया गया है। क्या भर दिया गया है, टीएई बफर भर दिया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं एक प्लस और माइनस का वायर दिख रहा है, और ये बॉक्स जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक, और बोल सकते हैं करंट जो है ये मेंटेन रखेगा। और इसी के अंदर आप देख रहे होंगे, इसी के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट के नाम से, व्हाइट व्हाइट ट्रांसपेरेंट दिख रही है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस टाइप से ये व्हाइट ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको कहते हैं हम जेल। इसको क्या कहेंगे हम, अगारोज जेल। क्या कहेंगे, अगारोज जेल। क्या कहते हैं, अगारोज जेल। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इसको कहते हैं माइक्रो पिपेट। क्या कहेंगे, माइक्रो पिपेट कहेंगे या माइक्रो पाइपेट कहेंगे। और इस माइक्रो पिपेट की हेल्प से हमने जो ए व्यक्ति और जो सेकंड बी व्यक्ति है, इन दोनों का डीएनए, ये ए का डीएनए था और ये बी का डीएनए था, तो इन डीएनए को हमने क्या कर दिया है, उस डीएनए को हमको इस जेल के अंदर क्या करना है, लोड करना है। तो ये जेल को मैंने क्या कर दिया, जूम करके बताया आपको कि ये जेल कैसा दिखेगा। इस जेल को देखिए, ये ट्रांसपेरेंट जेल होता है, अगारोस जेल होता है, सीवीड से मिलता है बेटा, आपको याद रखना है, सीवीड से मिलता है। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा नाम कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, हम करंट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट देख रहे हैं, ये बॉक्स जो दिख रहा है ये करंट की आप सप्लाई को मेंटेन रखता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेंटेन रखेगा, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो डीएनए उनके साइज के बेस पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहां पर ये जेल दिख रहे हैं, ये जेल के अंदर आप क्या देख रहे हो, वेल देख रहे हो, ये क्या है, वेल है। वेल मतलब छोटे छोटे गड्ढे। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने 3 छोटे छोटे वेल बनाए हैं, और इन्हीं वेल के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, डीएनए को ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं, डीएनए को। अब क्वेश्चन ये है कि वेल किस साइड बनाएंगे, तो आपको याद रखना है कि डीएनए में, ये डीएनए को आइसोलेट करना है, तो जो जेल होता है वो जेल ऐसी तरफ, वो ऐसा जेल के अंदर
इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर जो वेल बनाए जाएंगे, जिसके अंदर वो गड्ढे इस तरह बनाए जाएंगे कि वो माइनस चार्ज की तरफ हो। किधर की तरफ हो? माइनस चार्ज मतलब कैथोड की तरफ हो। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये ब्लैक कलर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेड कलर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए डीएनए किस डायरेक्शन में माइनस चार्ज की तरफ क्या किया जा रहा है? उसको लोडिंग कर दी जा रही है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे छोटे वेल्स हैं और वेल्स के अंदर क्या कर दिया जा रहा है? डीएनए को लोड कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कैथोड है और डीएनए पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज यहां पर यदि डीएनए है, यहां पर यदि डीएनए है, तो डीएनए पर कौन सा चार्ज है? यदि यहां पर कोई डीएनए है, यहां पर भी कोई डीएनए है और यहां पर भी कोई डीएनए है, तो डीएनए को यदि नेगेटिव चार्ज पर रखोगे तो डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या करेगा? माइनस माइनस को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये प्लस क्या करेगा? उस डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण डीएनए का जो छोटा टुकड़ा होगा वो अलग हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो अलग हो जाएगा, और जो बड़ा होगा वो अलग हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा वो पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डीएनए के जो लास्ट साइज है, डीएनए के जो साइज हैं, उन साइज के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्या आपको बात समझ में आई? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम चार्ज के बेस पर, करंट के बेस पर क्या कर सकते हैं? डीएनए को सेपरेट करते हैं। उनका साइज और चार्ज के बेस पर डीएनए को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने जो ए पर्सन का डीएनए आइसोलेट किया था और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, अब इन टुकड़ों का कितना बड़ा साइज है वो कैसे सेपरेट होगा? इस टेक्निक से होगा। तो चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने क्या किया है? तीन अलग अलग आपको जेल बताए। ये जेल बताए हैं तीन अलग अलग कलर से। तो यहां पर पहला किसका है? ये क्राइम सेंस डीएनए है, जहां पर मर्डर हुआ था या जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसका कोई ब्लड सैंपल मिल गया या वहां की कोई हेयर फॉलिकल्स मिल गई, तो उस व्यक्ति का ये क्या किया है? हमने डीएनए आइसोलेट किया और उस वेल के अंदर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये कैथोड को बता रहा है, ये एनोड को बता रहा है। तो डीएनए को हमने क्या कर दिया? वहां पर ऐड कर दिया, जो हमको क्राइम सीन पर जो सैंपल मिला था। दूसरा जिस पर शक था हमको, वो पहला पर्सन ए है और उस ए वाले पर्सन का ये डीएनए है, हमने आइसोलेट किया, उसको भी ऐड कर दिया। इस जेल में हमने बी पर्सन जो है, जिस पर डाउट था, उसका डीएनए हमने यहां पर लोड कर दिया। तो हमने अलग अलग जेल में क्या कर दिया? डीएनए को, अलग अलग जेल में डीएनए को क्या कर दिया है? लोड कर दिया है। तो अब क्या होगा? जैसे ही हम करंट अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम यूनिट को चालू करेंगे, तो कुछ समय के बाद क्या होगा? डीएनए माइग्रेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होगा? डीएनए दौड़ेगा। तो जिसका साइज छोटा है वो क्या होगा? भाग के क्या होगा? आगे आ जाएगा। तो अब यह देख रहे हैं, ये स्मॉल फ्रेगमेंट जो है ये क्या हो चुका है? यहां पर आ चुका है। और ये लार्ज फ्रेगमेंट है वो यहां पर आ चुका है। ये किसका है? ये उस व्यक्ति का डीएनए है जिसकी डेथ हो चुकी है। यहां पर दूसरी तरफ देखिए, इसका डीएनए जो है बहुत ज्यादा छोटा था, वो जल्दी से कहां आ चुका है? स्मॉल डीएनए। ये कौन सा है? स्मॉल डीएनए। और ये कौन सा है? लार्ज डीएनए। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे। और थर्ड पर्सन का यदि देखेंगे तो इसका डीएनए कंपेयर टू इसके क्या था? वो लार्ज था। लेकिन ये कैसा स्मॉल फ्रेगमेंट है? स्मॉल डीएनए है। और ये कैसा है? लार्ज है। तो देखिए तीनों में इनका माइग्रेशन, ये यहां तक आ पाया, ये यहां तक आ पाया, यहां पर ये यहां पर रन पकड़ पाया, और ये सबसे बड़ा था तो ये सबसे बैक साइड रह गया, ये छोटा वाला यहां पर रह गया, ये बड़ा वाला यहां हो गया। तो सबके लेंथ जो है वो क्या है? अलग अलग है। और जिनका साइज जैसा था उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो चुके हैं? इन जेल के अंदर, ये कौन सा जेल है? अगारोस जेल है। ये कौन सा जेल है? ये अगारोस जेल है। ये क्या याद रखोगे आप इसको? अगारोस जेल। इसको क्या कहेंगे? अगारोस जेल कहेंगे। ये क्या है? अगारोस जेल है। यहां पर भी मैं लिख देता हूं अगारोस जेल। ये अगारोस जेल है। तो अगारोस जेल के अंदर डीएनए क्या करेगा? रन करेगा। अब देखिए, अगारोस जेल में डीएनए रन कर चुका है। अब वो डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। यहां पर आप देख रहे हैं, ये कौन सा डीएनए है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये कौन सा डीएनए है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये आपको जो डीएनए दिख रहा है वो कैसा डीएनए दिख रहा है? डबल स्ट्रैंड डीएनए दिख रहा है। तो यहां पर डबल स्ट्रैंड डीएनए दिख रहा है। ये भी कौन सा डीएनए है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये कौन सा डीएनए है? ये कौन सा डीएनए? डबल स्ट्रैंड डीएनए। यहां पर भी आपको कौन सा दिख रहा है?
डबल स्ट्रैंड डीएनए दिख रहा है, ये भी डबल स्ट्रैंड, ये भी डबल स्ट्रैंड, यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड, ये पर भी डबल स्ट्रैंड। तो ये जो डीएनए दिख रहा है वो डबल स्ट्रैंड है। अब इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे। और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर हम डबल स्ट्रैंड डीएनए को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का यूज करेंगे। और जैसे ही आपने NaOH डाला तो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, SSDNA है। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, या मैं शॉर्टकट में लिख दूं, शॉर्टकट में लिख देता हूं SSDNA। SSDNA का मतलब क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ये भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड देखने। देखिए यहाँ पर इसके पिछले में आपको डबल बताया है, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये भी SSDNA हो गया, यहाँ पर भी SSDNA दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, SSDNA देखने को मिल रहा है। ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये भी सिंगल डीएनए। तो जैसे आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, NaOH ऐड किया, तो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंड पॉइंट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो जिसका मर्डर हुआ है, जो क्राइम सीन डीएनए था, उसका भी हमने किया ये प्रोसेस। ए जिस पर शक था उस पर भी किया, और कोई बी पर्सन है उस पर भी शक था हमको, तो उसका भी डीएनए हमने आइसोलेट करके क्या किया, उनपे स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, जिसके कारण उनके जो डबल स्ट्रैंड वाले जो डीएनए थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हमारे पास अलग टेक्निक आएगी। चलिए पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज। ये आपको याद रखना है। डीएनए को आप क्या कर रहे हो, चार्ज और साइज के बेस पर क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड साइज। चार्ज और साइज के बेस पर डीएनए को क्या करना, अलग करना। जो छोटा साइज होगा वो अलग हो जाएगा, जो मीडियम साइज है वो अलग हो जाएगा, और जो लार्ज साइज है वो सबसे पीछे रह जाएगा जेल के अंदर। और जो नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए है वो क्या करेगा, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जल्दी से आसानी से क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। और डाइजेस्टिव सैंपल आर लोडेड इनटू दी इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। जो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के थ्रू हमको सैंपल मिला था, जो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के थ्रू हमको सैंपल मिला था, उस सैंपल को हम क्या कर देंगे, इस जेल के अंदर क्या कर देंगे, माइक्रो पिपेट की हेल्प से क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। तो माइक्रो पिपेट की हेल्प से क्या कर देंगे उसको, उस हमने जो अपेंडो ट्रिप ली थी, उस अपेंडो ट्रिप से डीएनए को लेंगे, और डीएनए को लेकर क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। कहां पर लोड कर देंगे, जेल के अंदर। तो सैंपल क्या होगा, द सैंपल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे आपने इस यूनिट पर करंट अप्लाई किया, करंट अप्लाई किया, इस मीटर का यूज किया, और जैसे ही करंट चला तो क्या होगा, चार्ज के बेस पर स्मॉल जो सैंपल के जो हमारे टुकड़े थे डीएनए के वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। स्लोली द फ्रेगमेंट सेपरेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज के बेस पर डीएनए क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जो छोटा चार्ज, जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो फास्ट भागेगा, और जो मीडियम है वो स्लो रहेगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे रह जाएगा। इस तरह डीएनए को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर दी सेपरेटेड बाय अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है जिसमें डीएनए को चार्ज के बेस पर और साइज के बेस पर सेपरेट किया जाता है। कौन सी टेक्निक ऐसी है जो फिंगरप्रिंटिंग में चार्ज और साइज के बेस पर डीएनए को क्या करता है, अलग करता है। तो डीएनए हमको पता हो किसके बेस पर, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है, ये नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो क्या करेगा, मूव करेगा। किधर मूव करेगा, टुवर्ड द पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये बात हमको पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा मूव फास्टर, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो मूव फास्ट करेगा, और जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो क्या करेगा, स्लो मूव करेगा, स्लोअर मूव करेगा। तो ये बात भी हमको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा सेगमेंट का साइज छोटा होगा वो जल्दी भागेगा, और जितना बड़ा होगा वो कम भागेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैथोड है, इलेक्ट्रोड है। ये
एनोड है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसमें डीएनए को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर भी डीएनए ये है, ये डीएनए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डीएनए है। तो ये बी पर्सन का डीएनए है, यहाँ पर बी पर्सन का डीएनए है, यहाँ पर ए का है, और जिस पर सस्पेंस था क्राइम सीन पर जो मिला था उसका डीएनए अपलोड कर दिया और करंट अप्लाई किया तो क्या होगा, डीएनए माइग्रेट करने लग जाएगा। अब हमारे पास आता है सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक क्या होती है, देखिए आपने अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो आपने क्या किया, उसमें डीएनए डाला, तो करंट के बेस पर डीएनए क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। जो जो चार्ज, जिसका चार्ज के बेस पर जो जिस स्मॉल जो फ्रेगमेंट था वो जल्दी से रन किया, फास्ट रन किया और आगे पहुंच गया, जो जिसका साइज जो बड़ा था वो पीछे रह गया। तो अब हमने क्या किया, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जेल था हमारे पास, ये क्या था, जेल था। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के पास ये जेल है, अगारो जेल है। तो अब मैं क्या करूंगा, सदर्न ब्लोटिंग करूंगा। सदर्न ब्लोटिंग में क्या होगा कि इस अगारो जेल के ऊपर मैं नाइलोन की मेम्ब्रेन रख दूंगा, नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन क्या कर दूंगा, यहां पर रख दूंगा। तो मैं नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन लूंगा और यहां पर मैं रख दूंगा। तो नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन रखने पर क्या होगा, अब देखिए यहां पर डायग्राम देखिए। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये ग्रीन कलर से जो बताया है, वो ग्रीन कलर से जो बताया है वो क्या है, ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है। ये क्या है, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। ये क्या है, नाइट्रोसेल्युलोज की मेम्ब्रेन है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, नाइलोन मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या नाइलोन पेपर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नाइलोन पेपर भी कह सकते हैं, या इसी को हम सिंथेटिक सिंथेटिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन जो है, ये उठा के हमने किसके ऊपर रख दी, उस अगारो जेल के ऊपर रख दी, जिसमें हमारा डीएनए साइज के बेस पर क्या हो चुका है, चार्ज के बेस पर क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो हमने क्या कर दिया, ये नाइलोन मेम्ब्रेन है। ये क्या है, नाइलोन मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये नाइलोन पेपर है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बोल सकते हो, नाइलोन पेपर है। ये क्या है, नाइलोन पेपर है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, नाइलोन पेपर है। और इस नाइलोन पेपर के ऊपर हमने नाइलोन पेपर को किसके ऊपर रख दिया है, जेल के ऊपर रख दिया है। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अगारोज अगारोज जेल है, जिसमें हमारा डीएनए है। ये क्या है, अगारोज अगारोज क्या है, जेल है। ये अगारोज जेल, तो अगारोज जेल के ऊपर जिसमें हमारा डीएनए है उस पर हमने नाइलोन को मेम्ब्रेन क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही नायलॉन की मेम्ब्रेन अप्लाई किया तो क्या होगा कि जो डीएनए हमारे जेल में था, जो जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड था वो हमारे जेल में था, वो जेल से उठकर कहा आ जाएगा, उस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर किसको हटा दिया है, जेल को हटा दिया है, क्योंकि जेल में जो डीएनए था वो कहाँ आ चुका है, वो नायलॉन की मेम्ब्रेन पर आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है, नाइलोन नाइलोन पेपर जो है, उस नाइलोन पेपर में क्या आ चुका है, नाइलोन जो पेपर है या नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर हमारा डीएनए आ चुका है। देखिए यहां पर मैंने जो आपको बताया था वो व्हाइट कलर से बताया था, यहां पर व्हाइट कलर से बताया था कि ये व्हाइट कलर वाला जेल है और इस जेल के अंदर हमारा डीएनए है, इस जेल के अंदर हमारा डीएनए है। अब ये डीएनए कहाँ आ चुका है, इस नाइलोन की मेम्ब्रेन में आ चुका है। तो अब ये देखिए, जिस जो क्राइम सीन वाला डीएनए था, जिसका मर्डर हो चुका है उसका डीएनए है, और ये पर्सन ए का है, ये पर्सन ए का डीएनए सैंपल है जो इस नाइलोन मेम्ब्रेन में आ चुका है। ये पर्सन बी का जो डीएनए है वो इस नाइलोन मेम्ब्रेन में आ चुका है। तो तीनों व्यक्ति का जो डीएनए है उस नाइलोन मेम्ब्रेन में आ चुका है। वो कहां से आया, वो जेल में से आया। वो कौन सा जेल है, अगारो जेल है। अगारो जेल से डीएनए निकलकर कहां आ चुका है, वो मेम्ब्रेन में आ चुका है। अब क्या होगा उसको देखते हैं। अब होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने देखिए अभी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कर दिया था, हमने जो NaOH डाला था उससे डबल स्ट्रैंड डीएनए किसमें बदल गया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल गया। अब इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ हम क्या करेंगे, स्पेशल टाइप के प्रोब, इनको क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। और कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर जाकर बाइंड करते हैं, और जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर बाइंड कर जाएंगे, जहां पर उनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि इस डीएनए के अंदर यहां पर मान लो, यहां पर GTA लिखा था। क्या लिखा था, GTA। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए, सपोज यहां पर लिखा हुआ था C
CAT। तो ये वाला आया और यहां आके बाइंड कर गया, ये वाला आया और यहां पर बाइंड कर गया। तो इसकी सीक्वेंस क्या रही होगी, इसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, CAT रही होगी। तो इसलिए वो यहां के बाइंड कर गया। तो कुल मिला के मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि प्रोब क्या है। प्रोब ऐसे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जिनमें रेडियो एक्टिव क्या होती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट करने की क्वालिटी होती है। और इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर भी कोई सीक्वेंस रही होगी, यहां पर भी कोई सीक्वेंस रही होगी, तो आप यहां CTA मान सकते हैं, CTA मान सकते हैं। तो यहां पर ये वाला आया होगा, तो यहां पर ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड आया होगा वो क्या था, GAT। ये GT है, तो ये आके क्या कर गया, यहां पर ये GTA जो है आके बाइंड कर गया कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से। तो यहां पर भी बाइंड कर गया, 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 यहां पर। तो तीनों लोगों, जो तीनों पर्सन है, ये तीन लोगों के डीएनए जो नाइलॉन मेम्ब्रेन पर हमने अप्लाई करवाया है, तीनों पर हमने क्या कर दिया, अप्लाई करवा दिया। किनको, रेडियो एक्टिव लेबल जो हमारे प्रोब थे वो तीनों पर अप्लाई करवाया है। तो तीनों पर अप्लाई करवाने से क्या हुआ, ये जाके उनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर बाइंड कर गए। और बाइंड करने से क्या होगा, ये लाइट इमिट करेंगे, जिससे हम डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों पर्सन के डीएनए को। चलिए, तो अब क्या होगा, डेवलप बाय, ये सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक, देखिए साइंटिस्ट के नाम पर आप देख रहे हैं, ये सदर्न साहब हैं। ये सदर्न जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, एडविन सदर्न है। और इन्हीं ने डिस्कवर किया था इसको। तो इसी के बेस पर क्या कर दिया, उसको सदर्न ब्लोटिंग कहा गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलप बाय सदर्न साइंटिस्ट जो है। और इसमें क्या हो रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द जेल, डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द जेल, ध्यान सुनिएगा बेटा, डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम दी जेल, जो हमने जेल में डीएनए जो हमारे फ्रेगमेंट थे उनको क्या कर दिया, ट्रांसफर ऑनटू द नाइलोन मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो आप, क्या कर सकते हो, नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन, या इसी को आप क्या कह सकते हो, और नाइलोन पेपर या सिंथेटिक मेम्ब्रेन, इस पर क्या कर दिया आपने, ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, दिस मेक द डीएनए स्टेबल एंड रेडी फॉर प्रोबिंग, रेडी फॉर प्रोबिंग। अब इस डीएनए को क्या कर सकते हैं हम, प्रोब अप्लाई करवा सकते हैं। अब दूसरा क्या हुआ था, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव इन जो और रेडियो एक्टिव या फ्लोरोसेंस डीएनए प्रोब थे, आर एडेड, इनको क्या कर दिया हमने, एड कर दिया। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये रेडियो एक्टिव जो प्रोब थे हमने इसको अप्लाई करवा दिया। अप्लाई करवा दिया तो जिसके कारण क्या हुआ, तो प्रोब क्या कर गया, बाइंड कर गया। कहां पर बाइंड किया, तो जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होगी, जहां पर, जिसको VNTR कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हर डीएनए के सेगमेंट में STR और VNTR जो होते हैं रिपीटेटिव प्रोसेस में होते हैं। तो जो VNTR है उनका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कौन, प्रोब। और वो प्रोब जाके क्या कर गया, वहां पर बाइंड कर गया। तो यहां पर क्या बताना चाह रहा है कि ओनली स्पेसिफिक फ्रेगमेंट बाइंड टू दिस प्रोब, ओनली स्पेसिफिक फ्रेगमेंट बाइंड टू दिस प्रोब। और ये प्रोब के साथ क्या कर गया, बाइंड कर गया। स्पेसिफिक का मतलब जिसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसी से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब हमारे पास लास्ट में आता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि जो हमारे नाइलोन मेम्ब्रेन है, उस नाइलोन मेम्ब्रेन में जो डीएनए है, और उस डीएनए में जो हमने प्रोब ऐड किया है, तो वो प्रोब क्या कर गया, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पर जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करके क्या कर रहा है, रेडिएशन को अप्लाई कर रहा है। तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, एक ऐसी प्रोसीजर है, ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सरे एक्सरे की हेल्प से एक्सरे प्रोवाइड करवाएंगे। और एक्सरे फिल्म है, ये क्या है, एक्सरे क्या है, फिल्म है। और इस एक्सरे फिल्म पर क्या कर सकते हैं, हम डीएनए को विजुलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो एक्सरे फिल्म है जहां पर एक्सरे रेडिएशन डालेंगे तो हमको जो हमारा नाइट्रोसेलुलोज में जो डीएनए था वो बेंड के फॉर्म में हमको क्या करने लग जाएगा,
दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पिंक कलर का जो प्रोब था वो लाइट इमिट करेगा, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से क्या हो चुका है, बाइंड कर चुका है। तो ये लाइट इमिट कर रहा है, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये डीएनए का सेगमेंट ये इतना बड़ा है, ये छोटा साइज वाला यहाँ पर है। इस पर्सन में देखेंगे तो ये डीएनए यहाँ पर है, इस डीएनए का सेगमेंट देखोगे तो आप यहाँ पर है, इसका सेगमेंट यहाँ है, ये यहाँ सेगमेंट है। तो आप देख रहे तीनों जो क्राइम सस्पेक्ट डीएनए था उसमें दो बैंड दिखे, यहाँ पर जो सस्पेक्ट वन था, ए पर्सन था, उसका डीएनए यहाँ पर ए था, और इस तरफ बी वाले व्यक्ति का जो डीएनए तो हमको यहाँ समझ में आया। तो ये एक्सरे फिल्म पर हम क्या करेंगे, एक्सरे रेडिएशन की हेल्प से क्या करेंगे, वो जो नाइट्रोसेलुलोज का डीएनए था उसको हम क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो वो प्रोब की हेल्प से क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा और डीएनए हमको सेगमेंट के फॉर्म में दिख जाएगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या होगा, उनको कंपेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, तो आप देख लिए, ये जिसका मर्डर हुआ था ये क्राइम सीन वाला डीएनए है, जिस व्यक्ति का डीएनए है जिसका मर्डर हो चुका है उसका डीएनए का बेंड हमको ये मिला। तो अब हमको शक किन पे है, इन दोनों व्यक्ति में। तो हम देखते हैं कि ये डीएनए जो है किससे मैच हो पा रहा है, ये डीएनए किससे मैच हो रहा है, ये डीएनए मैच हो रहा है पर्सन ए से। क्योंकि देखिए ये वाला जो लार्ज सेगमेंट है वो ए से मैच नहीं हुआ, वो किससे मैच हुआ है, बी से मैच हुआ है। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला जो स्मॉल सेगमेंट है वो मैच हो रहा है किससे, वो किससे मैच हो रहा है, वो बी वाले से मैच हो रहा है, न कि ए वाले से। तो ये जिसका मर्डर हो चुका है उस पर उसका जो डीएनए का जो बेंड है वो मैच कर रहा है किसके साथ, बी वाले व्यक्ति के साथ मैच कर रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, 100% गारंटी के साथ क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मर्डर जो किया होगा वो बी व्यक्ति ने ही किया होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो टेक्निक है वो समझ में आया कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो लोगों के बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो टेक्निक है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन डीएनए प्रूव्स, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या हुआ, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन डीएनए प्रूव विच आर रेडियो एक्टिवली, क्या कैसे थे, रेडियो एक्टिवली लेबल थे, ये क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर सीक्वेंस से। ये वीएनटीआर सीक्वेंस से क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, और मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड अगे द एक्सरे फिल्म, और एक्सरे फिल्म के अगेंस्ट क्या करेंगे, हम उस मेम्ब्रेन को रखेंगे जहां पर हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था। और क्या होगा, रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम दी प्रोब, वो प्रोब रेडियो एक्टिव लेवल थे, उस प्रोब क्या करेंगे, रेडिएशन इमेज को जो लाइट को इमिट करेंगे और एक्सपोज द फिल्म, और फिल्म पर क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। तो जो डार्क बैंड अपीयर होंगे जहां पर प्रोब बाउंड हुए थे या जो बाइंड किए गए थे प्रोब, वो बाइंड के वहां पर क्या दिखेगा, डार्क बैंड दिखेगा। और ये डार्क बैंड हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने इस तरह से अपने एक्सपेरिमेंटल को परफॉर्म करके ये रिजल्ट दिया था। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या स्टेप्स है, डीएनए आइसोलेशन किया, फिर उसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई, फिर हमने सदर्न ब्लोटिंग करवाया, फिर उसके बाद में सदर्न ब्लोटिंग के बाद नाइट्रोसेलुलोज पर हमारा डीएनए आ गया, देन उसका हमने क्या करवा लिया, ऑटो रेडियोग्राफी करवा लिया। तो इस तरह से डीएनए को आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और क्रिमिनल जो है उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपको यहां तक का कंसेप्ट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तो आप इस टेक्निक को समझने से आपको ये समझ में आया होगा कि हम दो व्यक्ति में डिफरेंस कर सकते हैं, जो कि ये यदि झूठ बोल रहे हैं कि मर्डर हमने नहीं किया है तो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसी टेक्निक का यूज करके हम कई तरह की एप्लीकेशन में हेल्प ले सकते हैं। जैसे पहला फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस में हम इसकी एप्लीकेशन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि डिटेक्ट क्रिमिनल ब्लड, हम क्या कर सकते हैं, जो क्रिमिनल्स बाय मैचिंग डीएनए फ्रॉम ब्लड, सीमेन, हेयर और सलाइवा। देखिए, जो व्यक्ति का मर्डर हो चुका है उसकी बॉडी में या उसकी बॉडी के आसपास किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड मिल गया, हेयर फॉलिकल्स मिल गए, स्किन मिल गए, तो देखिए मरने वाला भी अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, हो सकता है उसके नेल्स है उसमें स्किन मिल जाए, तो कुछ ना कुछ तो सबूत जो है वो प्रूफ जो है वो रहेगा। तो हम उन दोनों व्यक्ति के डीएनए को क्या कर सकते हैं, इस सैंपल, इस प्रोसीजर, इस टेक्निक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन क्रिमिनल हो सकता है, किसने क्राइम किया होगा। तो सॉल्व मर्डर एंड रेप केसेस, देखिए यहाँ पर ब्लड सैंपल भी आप यूज कर सकते हो, सीमेन भी यूज कर सकते हो, हेयर
या सलाइवा, इन सभी से आप बेस कर सकते हो, क्राइम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इससे क्या आइडेंटिफिकेशन हो रहा है? अननोन बॉडी, वो बॉडी जो है वो किसकी है, कैसी है, यदि कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। चले, तो यहां पर क्या नोट करना है, द डीएनए बेंड पैटर्न, डीएनए का जो बेंड पैटर्न मिला है फॉर द क्राइम सीन इज कंपेयर्ड विद सस्पेक्ट, जिस जो सस्पेक्ट था उसके साथ क्या कर सकते हैं, जिसका मर्डर हो चुका है उसके साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपैरिजन के बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फोरेंसिक साइंस में ये है जो टेक्निक है जिसका एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन के लिए। हम ये बात अच्छी तरीके से समझ गए कि इस एप्लीकेशन की, इस टेक्निक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के समय में, कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सस्पेंस होता है तो उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हेयर रूट हो, सलाइवा हो, चिक सेल हो, ब्लड हो और स्पर्म हो, रेप केस की यदि बात है, यदि व्यक्ति यदि रेप कर चुका है और वो कितना भी झूठ बोल ले लेकिन इस टेक्निक की हेल्प से वो कभी बच नहीं पाएगा, 100% उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, दूसरा, पेटर्निटी एंड मेटर्निटी डिस्प्यूट्स। इसका मतलब क्या है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो, कई सारे ऐसे बच्चे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स जो है वो छोड़ जाते हैं, अनाथालय में डाल जाते हैं या रोड पर छोड़ जाते हैं, जहां पर भी ये ऐसी मैं बता रहा हूं कि ऐसी जो लोगों के द्वारा करतूत की जाती है। और इस कंडीशन में यदि पुलिस को या किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, इस बच्चे का आइडेंटिफाई करना हो, चाहे ये कितना भी झूठ बोल रहा हो कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, या ये बच्चे पर अपना हक जमाना चाहते हो कि इन दोनों में से किसका हो सकता है, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। तो पेटर्निटी के लिए कैसा, देखिए, इट इज यूज टू सेटिंग द लीगल पेटर्निटी और मेटर्निटी डिस्प्यूट। ये बच्चा भले ही बोल रहा हो कि ये मेरे मम्मी पापा ना हो, या ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो हम आइडेंटिफाई लीगल पेटर्निटी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, वीएनटीआर और एसटीआर आर इनहेरिटेड फ्रॉम दी पेरेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए जो के अंदर जो हमारा जो सीक्वेंस है वीएनटीआर का, एसटीआर का, ये हमारे पेरेंट्स से ही आया हुआ है। और ये पेरेंट्स से आया हुआ है, तो अ चाइल्ड डीएनए पैटर्न मस्ट शो बेंड्स टू बोथ मदर एंड फादर। यदि पापा और मम्मा जो है उनके डीएनए के साथ ये जो बेंड है मैच कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये टेक्निक जो है पेटर्निटी और मैटरनिटी जो डिस्प्यूट है इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इट बेंड्स डू नॉट मैच, पर्सन कैन नॉट बी द बायोलॉजिकल पेरेंट। यदि उस ये व्यक्ति बोलता है कि ये बच्चा मेरा है, और यदि इस व्यक्ति का डीएनए उस बच्चे के डीएनए से यदि मैच नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये पेरेंट जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है। और 100% जो है ऐसी कंडीशन में ये सस्पेंस जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके अलावा भी कई सारी एप्लीकेशंस है जिनका यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी। देखिए, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं, और इन लोगों में डाइवर्सिटी है। क्या है? डाइवर्सिटी है। लेकिन एक परिवार के डीएनए में क्या हो सकता है, थोड़ा जीनोम चेंज हो सकता है या आइडेंटिटी। तो स्टडी क्या कर रहे हैं हम, स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक वेरिएशन विद इन दी बिटवीन दी पॉपुलेशन, विद इन दी पॉपुलेशन, बिटवीन दी पॉपुलेशन। अलग अलग परिवार की जो पॉपुलेशन है उनमें, या एक ही परिवार की जो पॉपुलेशन है उनमें हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप देख रहे हैं सबकी बॉडी में डीएनए है, और सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ डीएनए जो होता है वो डिफरेंस होता है, और कुछ डीएनए जो होता है वो सेम होता है। तो इस तरह से हम जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन और बिटवीन, विद इन मतलब अलग अलग, मतलब एक ही परिवार की जन पॉपुलेशन में, और अलग अलग पॉपुलेशन दोनों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हेल्प इन ट्रेसिंग द एंसेस्टर ओरिजिनल ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि इस पॉपुलेशन, मतलब आज की जो जनरेशन है वो कितनी पुरानी, और उनके जो पेरेंट्स रहे होंगे, फॉर फादर्स रहे होंगे, या उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, वो उनसे डीएनए कितना मिलता जुलता है, या कोई इवोल्यूशनरी रिलेशन है, तो उनसे भी, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूज टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइग्रेशन पैटर्न,
यदि वो व्यक्ति कहीं बाहर से आया हुआ है या यहाँ एक किसी एक पॉपुलेशन से कहीं दूसरी जगह चला गया है, तो दो पॉपुलेशन के बीच में जो डीएनए का जो डिफरेंस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और असिस्ट इन द कंजर्वेशन बायोलॉजी टू स्टडी द जनरेशन डाइवर्सिटी इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। और कई ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिनका हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके उनका कंजर्वेशन आसानी से करवा सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंस में, दूसरी एप्लीकेशन पैटर्निटी और मैटरनिटी डिस्प्यूट में, तीसरा पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी के लिए भी हम कर सकते हैं, और लास्ट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेरिडिटी डिसीज। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैमिली टू फैमिली चलती है, पेरेंट्स से उनके बच्चों में चलती है, और कई सारी ऐसी डिसीज जो है वो रन होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो कई सारी डिसीज का हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। तो डिटेक्ट जीन्स लिंक्ड, ऐसे कई सारे जो जीन्स हैं जो लिंक्ड होते हैं और क्या करते हैं, इनहेरिटेड होते रहते हैं। आपने ये सुना होगा कि लिंक्ड जीन क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम पर जीन क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और ये क्रोमोसोम जिधर जाएगा जो लिंक्ड डीएनए है वो क्या होगा, ट्रांसफर भी होता रहेगा। तो इस तरह पेरेंट से जो डीएनए है वो पेरेंटल जो क्रोमोसोम है उन पेरेंटल क्रोमोसोम से अगली जनरेशन में वो क्या डीएनए क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से हेल्प इन कैरियर डिटेक्शन और जेनेटिक डिसीज। यदि पेरेंट के अंदर यदि कोई डिसीज है और वो उनके बच्चों में जा रहा है, तो इन दोनों में से कौन कैरियर है या जनरेशन में से कौन कैरियर हो सकता है, कौन वो डिसीज को ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है यूजफुल इन जेनेटिक काउंसलिंग, सपोर्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंट हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूटिलाइज करके हम कई तरह के केसेस जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक का जो कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज जो है हमने अगेन एक नया टॉपिक जो है पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। अब लास्ट जो है हमारा बचेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, नीट के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पा रहे होंगे, आपके जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो पा रही होगी, और आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।